हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मयूरी भागवानी एंड आज हम डिस्कस कर रहे हैं 17 जून के द हिंदू न्यूज़पेपर को। आज का द हिंदू एनालिसिस हम शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप मुझसे इन 4 मीडियम्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। एक तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पे आपको हमारे लेक्चर्स की पीडीएफ मिल जाया करेगी। साथ में आप मुझसे मेल, ट्विटर और इंस्टाग्राम के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो। आज आपको थोड़ी बहुत आवाज आ रही होगी पीछे से शायद, तो मैं बता देती हूँ, इसको थोड़ा सा बियर करना पड़ेगा। एक्चुअली मेरे घर के आंगन में एक बर्ड आ गई है अपने 2 छोटे-छोटे बच्चों को लेकर। उसके बच्चे नहीं उड़ पा रहे, इसीलिए वो उनको उड़ना सिखा रही है। सो वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। तो ये हमको थोड़ा-सा इसके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। आगे बात करते हैं टुडेज पिंच ऑफ पॉजिटिविटी की। यू ऑलवेज पास फेलियर ऑन द वे टू सक्सेस। यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि जब आप सक्सेस के रास्ते पे हो, आपको कई सारे फेलियर्स देखने को मिलेंगे। ओके, लेकिन इन फेलियर्स से आपको हताश नहीं होना है। आपको ये समझना है कि ये फेलियर्स जो है, ये आपको सही रास्ता बता रहे हैं सक्सेस की तरफ का। ठीक है, तो अल्टीमेटली फेलियर्स के थ्रू ही आप सक्सेस तक पहुंचते हो, एकदम से कोई सक्सेस तक नहीं पहुंचता। ओके, आगे बात करते हैं आज के टॉपिक्स की। GS1 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। GS2 में हम गवर्नेंस में देखने वाले हैं प्रोटेस्ट अगेंस्ट अग्निपथ। तो अग्निपथ के बारे में यहाँ पे हमने 2 दिनों से कंटिन्यूसली डिस्कस किया है। इसको लेकर एक मैसिव प्रोटेस्ट हम देख रहे हैं, तो क्या रीजन है इसको समझेंगे। GS3 में हम देखेंगे एनवायरमेंट में अर्बन हीट आइलैंड के बारे में। इकोनॉमी में देखेंगे PLFS डाटा के बारे में। तो व्हाट इज दिस PLFS? पीरियोडिक लेबर फोर्स डाटा है ये, जो अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा लेकर आया है हमारे देश में। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट कितनी क्या है इसके बारे में देखेंगे। देन वेटिंग फॉर जॉब्स, इसी से रिगार्डिंग एक एडिटोरियल भी आया है द हिंदू में, इसको देखेंगे। इंडिया एंड स्टैगफ्लेशन, तो इंडिया और स्टैगफ्लेशन की क्या स्थिति है, क्या इंडिया में भी उतना ही स्टैगफ्लेशन हो रहा है जितना बाकी कंट्रीज में हम देख रहे हैं, इसको देखेंगे। एंड लास्ट में देखेंगे एक एक्सप्लेनर आर्टिकल, जिसमें हम देखेंगे कि क्रिप्टो मार्केट किस तरह से क्रैश कर रहा है और क्या रीजन है इसके पीछे, ये सब समझेंगे हम। GS4 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। एंड आज के जो कोर्स है, आज का कोर्स की जो अनाउंसमेंट है उसमें मैं बता दूं कि हम आपके लिए लेकर आए हैं एक कोर्स जिसमें हम एथिक्स को कंप्लीट कवर करेंगे फ्रॉम सिलेबस टू सिलेबस। यहाँ पे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको कराई जाएगी, सिलेबस कवर कराया जाएगा, थ्योरी पोर्शन कवर करेंगे, केस स्टडीज को सॉल्व करेंगे, आंसर स्ट्रक्चरिंग कैसे करनी है ये देखेंगे, एग्जाम्पल्स कैसे इनकलकेट करने हैं, डायग्राम्स कैसे लाने हैं, कीवर्ड्स को कैसे यूज करना है, ये सब कुछ आपको सिखाया जाएगा। कंप्रहेंसिव एक पैकेज है जिसमें अगर आप इसको एनरोल करते हो तो एथिक्स के लिए आपको कोई और सोर्स रेफर नहीं करना पड़ेगा। तो ये कोर्स शुरू हो रहा है 20 जून से, और यहाँ पे इसकी जो फी है अभी वो ऑफर एक्सटेंड कर दिया गया है, तो इसकी फी है अभी ₹2999 एंड इसके एनरोलमेंट कल यानी कि 18 जून को क्लोज हो रहे हैं। 18 जून को रात को 11 बजे हम इसके एनरोलमेंट क्लोज कर देंगे, इसीलिए अगर आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हो तो प्लीज एनरोल सून। ओके, आगे बात करते हैं पहले आर्टिकल की। अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिप्स इन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2022 सर्वे। तो यहाँ पे देखो बेसिकली हुआ क्या है, एक सर्वे आया जिसका नाम है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। ओके, इसमें हमें डाटा कुछ मिला है कि किस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट चल रहा है। तो पहली चीज जो हमको यहाँ पे पता चलती है अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहीं ना कहीं कम हुआ है, डिक्रीज हुआ है इस साल। ठीक है, जैसे इस बार का जो क्वार्टर है जनवरी टू मार्च वाला, जनवरी टू मार्च 2022, इसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 8.2%। ये पिछले साल से भी कम है और जो लास्ट क्वार्टर था उससे भी कम है। ओके, आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें समझाने देना चाहती हूँ। जैसे पहला तो हम समझते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट होता क्या है। ठीक है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का मतलब है कि कौन कितने कितने लोग हैं जो या तो काम कर रहे हैं, जो ऑलरेडी वर्किंग है, जिनके पास एम्प्लॉयमेंट है, या फिर वो ढूंढ रहे हैं काम, या फिर वो सीख कर रहे हैं काम। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ पीपल इन द लेबर फोर्स, या तो वो काम कर रहे हैं या फिर दे आर सीकिंग और आर अवेलेबल फॉर वर्क। ठीक है, तो ऐसे लोगों को हम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में रखते हैं। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या है, जितने लोग लेबर फोर्स में से जितने लोग एम्प्लॉयड हैं उनको हम वर्कर पॉपुलेशन रेशियो में रखते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, उन लोगों का परसेंटेज लेबर फोर्स में से जो अनएम्प्लॉयड है। ओके, उसके अलावा अनएम्प्लॉयड कौन होगा, यहाँ पे अनएम्प्लॉयड वो पर्सन होगा जो पूरे वीक में, जैसे मान लो ये पूरा वीक है उसके बाद सर्वे किया गया है ना, तो ये पूरे वीक में, लास्ट वीक में अगर उस पूरे एक वीक में 1 घंटा भी कोई पर्सन यहाँ पे अनएम्प्लॉयड है, उसके पास कोई काम नहीं मिल रहा उसको, तो उसको यहाँ पे अनएम्प्लॉयड माना जाएगा। ठीक है, अ पर्सन हु इज अनेबल टू गेट वर्क फॉर इवन एन आवर इन द लास्ट 7 days डिस्पाइट सीकिंग एम्प्लॉयमेंट इज कंसिडर्ड अनएम्प्लॉयड। ओके,
तो यहाँ पे समझ में आना चाहिए लेबर फोर्स क्या है, वर्कर पॉपुलेशन क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है और अनएम्प्लॉयड किसको कहेंगे, ये सब समझ में आना चाहिए। ओके, नाउ आते हैं अगेन इसके ऊपर, इस आर्टिकल के ऊपर। तो पहली चीज तो ये आपको क्लियर हो गई कि इस बार का जो क्वार्टर है, इस क्वार्टर का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है पहले के क्वार्टर्स के हिसाब से कम गया है, पिछले साल के हिसाब से भी कम गया है, लेकिन फिर भी 8.2% है। ठीक है, अब नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने भी एक सर्वे रिलीज किया जिसमें इन्होंने 2020-21 के बारे में बात करी, इस ईयर के बारे में बात करी, और इन्होंने बोला कि ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हुई है। कितना है अभी अनएम्प्लॉयमेंट इसके हिसाब से? 4.2%। ठीक है, लास्ट ईयर यानी कि 2019-20 में कितनी थी? 2019-20 इस साल में 4.8% थी। ओके, तो यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि इस बार जो है अनएम्प्लॉयमेंट डिक्लाइन जरूर हुई है लेकिन उतनी भी कम नहीं है। वैसे अर्बन एरियाज में भी आप देखोगे तो जो फीमेल्स हैं अर्बन एरियाज में, फीमेल्स, उनका भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटा है लेकिन फिर भी वो 10.1% है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जो रीजन है वो क्या है, देखो एक तो वर्क प्लेसेस जो है वो खुल गई हैं, लॉकडाउन के बाद वर्क प्लेसेस खुल गई हैं, इसीलिए भी एम्प्लॉयमेंट थोड़ी सी बढ़ी है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ी सी कम हुई है। इसके अलावा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट मेंस में था वो भी कम हुआ है। ओके, तो ये पूरी जो थोड़ा बहुत डाटा था ये आपको पता होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। ओके, आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट इशू की, एंटी अग्निपथ स्टेयर टर्न्स वायलेंट। तो देखो सबसे पहले तो अग्निपथ क्या है, आई होप आपको सभी को पता हो क्योंकि आई एम होपिंग कि आप लोग डेली लेक्चर्स फॉलो कर रहे हो। अग्निपथ बेसिकली एक ऐसी स्कीम है जिसमें वॉलंटरी बेसिस पे आप लोग, जो यूथ है 17.5 से लेके, पहले 21 ईयर्स था इसका टाइम पीरियड, अब ये हो गया 17.5 से 23 ईयर्स की एज ग्रुप में अगर आप हो तो आप वॉलंटरीली आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हो एज अ सोल्जर। ओके, इसमें आपकी ट्रेनिंग वगैरह कराई जाएगी और 4 साल के लिए आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो एज बढ़ाई गई है ये सिर्फ इस बार के लिए बढ़ाई गई है, वैसे इसकी एज इतनी ही है कि इतनी एज ग्रुप में हो तो ही आप अग्निपथ स्कीम में आ सकते हो, वरना आप नहीं आ सकते। लेकिन इस बार के लिए, सिर्फ इस बार के लिए इस एज ग्रुप को बढ़ाया गया है, 17.5 से 23 ईयर एज ग्रुप किया गया है। नाउ इसके अगेंस्ट बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं और प्रोटेस्ट करने वालों में मेजरली है यूथ, और वो भी वो यूथ जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये लोग ज्यादा हैं। तो ये इतने भड़के हुए हैं कि इन्होंने रेलवेज पे आग लगा दी, ठीक है, रोड्स ब्लॉक कर दिए, तो बेसिकली बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये सारे यूथ जो है। अब क्या कारण है इनके पीछे प्रोटेस्ट करने का? पहली चीज तो ये कि इनका कहना है कि हम जब गवर्नमेंट जॉब का सोचते हैं तो हम दो चीजें सोचते हैं, एक तो सिक्योरिटी, ठीक है, सिक्योरिटी ऑफ द जॉब, और दूसरी पेंशन। ओके, आपने ये जो अग्निपथ स्कीम लाई है, ये सब बोल रहे हैं यूथ कि आप जो ये अग्निपथ स्कीम लाए हो इसमें जॉब सिक्योरिटी तो है नहीं, क्योंकि सिर्फ आप 4 इयर्स का एम्प्लॉयमेंट हमको दे रहे हो, 4 इयर्स बाद हम रिटायर हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे। दूसरी चीज, पेंशन भी आप नहीं दे रहे हो हमको, तो पेंशन नहीं दोगे तो हमारी आगे की लाइफ कैसे कटेगी। तो ये चीजों के कारण यहाँ पे मेनली प्रोटेस्ट हो रहा है। इसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं जैसे हम समझते हैं। देखो, इसके पहले बेनिफिट्स देख लेते हैं कि प्रोस क्या है इस अग्निपथ स्कीम के। ठीक है, कल तक हमने इसके मेजर जो डिटेल्स थी उसको डिस्कस किया था, इस बार हम थोड़ा मेंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें कि जो अग्निवीर होंगे, अग्निपथ में जो रिक्रूट होंगे लोग, वो अग्निवीर होंगे और अग्निवीर को क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। पहला बेनिफिट ये मिलेगा कि 30% उनकी सैलरी जो है वो एक सेवा निधि फंड में जाएगी। सेवा निधि फंड में जितनी इनकी सैलरी जाएगी उतना ही यहाँ पे गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करेगी और इनको एंड में यहाँ पे एक लमसम अमाउंट मिलेगा, और ये लमसम अमाउंट होगा 11.71 लाख रुपीस का। ठीक है, और ये जो लमसम अमाउंट होगा ये टैक्स फ्री होगा, तो अंत में 4 साल के अंत में इनको इतना लमसम अमाउंट मिलेगा जिसमें इनका कंट्रीब्यूशन आधा कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट का और साथ में इंटरेस्ट भी रहेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर मान लो 4 साल खत्म हो जाते, 4 साल बाद किसी भी जो अग्निवीर है उसको अगर मान लो एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, स्टार्टअप खोलना है, तो बैंक से लोन भी इनको सबसे पहले प्रायोरिटी बेसिस पे मिलेगा। ओके, बैंक से लोन भी इनको प्रायोरिटी बेसिस पे मिलेगा। इसके अलावा इनके पास ब्रिजिंग कोर्स करने का यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। कल हमने डिस्कस किया था कि इग्नू यहाँ पे कोर्सेस लेकर आ रही है अग्निवीर्स के लिए कि अग्निवीर्स ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ 4 इयर्स यहाँ पे एक कोई ब्रिजिंग कोर्स कर सकते हैं, जिसके कारण इनका क्या होगा, 4 साल के बाद इनके पास करियर ऑप्शंस खुले रहेंगे। ठीक है, तो ब्रिजिंग कोर्स कर सकते हैं, सर्टिफिकेट इसको मिलेगा इसका। इसके अलावा CAPF, असम राइफल्स, पुलिस, अलाइड फोर्सेस, इन सब में भी इनको प्रायोरिटी दी जाएगी ड्यूरिंग द 4 ईयर टेन्योर। ठीक है, जब ये आर्मी या नेवी या एयरफोर्स जिसमें भी काम कर रहे होंगे, ये कुछ टेंजिबल स्किल्स सीखेंगे, वर्क एक्सपीरियंस होगा जो इनको अलग अलग एरियाज में काम आएगा, इनके आगे के करियर में काम आएगा।
इसके अलावा जो मेजर कंपनीज है, चाहे फिर वो आईटी की हो, सिक्योरिटी की हो, इंजीनियरिंग की हो, इन कंपनीज ने भी अनाउंस किया है कि अगर हमारे पास कैंडिडेट्स आते हैं जॉब के लिए, उसमें हम अग्निवीर को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, हम इनको ज्यादा प्रेफर करेंगे। ओके, तो ये सब तो बेनिफिट्स मिलने वाले हैं अग्निवीर को। इसके कुछ और प्रोज भी हैं, जैसे देखो, एक तो यहाँ पे यंगर ट्रूप्स हमको मिलेंगे। अभी क्या है, अभी एवरेज आप एज देखोगे सोल्जर्स की तो वो 32 ईयर एज ग्रुप है, ठीक है। अभी यहाँ पे इतने छोटे जो बच्चे जैसे होते 17.5 से लेके 23 ईयर एज ग्रुप के अगर लोग इसमें जुड़ेंगे अग्निपथ स्कीम में, तो यहाँ पे जो एवरेज एज है सोल्जर्स की वो कम हो जाएगी 5 से 6 सालों से, तो लगभग 24 टू 26 ईयर एज ग्रुप हो जाएगी हमारे ट्रूप्स की एवरेज। ओके, तो हमारी जो फोर्स है वो फ्यूचर रेडी हो जाएगी। दूसरी चीज, हमारे जो यूथ है वो काफी टेक्नोलॉजी इनेबल्ड होते, तो टेक इनेबल्ड फोर्स हमको मिलेगी। तीसरी, यहाँ पे इनको ट्रेनिंग मिलेगी, स्किल्ड फोर्सेस बन जाएंगी। अगर यहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है, 4 सालों में ट्रेनिंग दी जाएगी, तो एक स्किल्ड फोर्स हमारे पास तैयार हो जाएगी। और हमने देखा था कल भी एक यहाँ पे आर्टिकल हमने कल देखा था कि अग्निपथ स्कीम में ये बोला जा रहा है कि अगर वॉर होती है तो इन अग्निवीर्स को वापस बुलाया जा सकता है, जिसमें ये जो एक तरह से अग्निवीर्स क्या होंगे, हमारे रिजर्व्ड असेट्स बन जाएंगे, ठीक है, रिजर्व्ड असेट्स। ओके, इसके अलावा पेंशन का बर्डन भी कम है, ठीक है। पेंशन यहाँ पे नहीं देनी है आपको 4 साल के लिए अग्निवीर को, जो है अग्निवीर से यहाँ पे रिटायर होंगे उसके बाद आपको पेंशन नहीं देनी है। तो ऐसे में लगभग 11.4 करोड़ रुपए एक अग्निवीर पे बच रहे हैं, ठीक है, मतलब एक सोल्जर पे इतने पैसे बच रहे हैं गवर्नमेंट के, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे ऑल इंडिया ऑल क्लास रिक्रूटमेंट होने वाला है, यानी कि हर तरफ से हर पैन इंडिया रिक्रूटमेंट होने वाला है। तो यहाँ पे कोई भी कास्ट बेस्ड या रीजन बेस्ड रेजिमेंट्स नहीं बनाए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कास्ट डिविजन जो हमारी आर्मी नेवी एयरफोर्स में होते थे वो नहीं होंगे। उसके अलावा यहाँ पे क्योंकि हम यहाँ पे यंग जनरेशन को लेकर आ रहे हैं तो एनर्जी रहेगी, और साथ में जो पुरानी जनरेशन हमारी आर्मी में काम कर ही रही थी उनको एक्सपीरियंस है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट हो जाएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट असेट हो जाएगा। एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस की हम बात कर चुके हैं कि सीएपीएफ में जैसी जो जॉब्स हैं उनमें इनको प्रायोरिटी दी जाएगी। करियर प्रोस्पेक्टिव्स इनके लिए आगे अच्छे रहेंगे, क्योंकि एक बेनिफिट इनको हमेशा मिलने वाला है, एक प्रेफरेंस इनको हमेशा मिलने वाली है। ये प्रेफरेंस ये रहेगी कि आप हमेशा अग्निवीर रहोगे तो अग्निवीर को हमेशा प्रेफरेंस मिलेगी, फिर चाहे आप जॉब्स में जाओ या फिर ग्रेजुएशन करने जाओ, कुछ भी चीज जाओ, आपको प्रेफरेंस आगे मिलेगी। तो यू विल बी हैविंग मल्टीपल करियर प्रोस्पेक्टिव्स आल्सो। ओके, आगे बात करते हैं कॉन्स क्या है इसके। कॉन्स ये हैं कि देखो, एक चीज कही जा रही है कि सिर्फ आप 4 साल के लिए आप एम्प्लॉय कर रहे हो इनको, पहली चीज तो ये। तो यहाँ पे एक चीज ये कही जा रही है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारे देश में कितना ज्यादा है। अभी हमने देखा ना, अनएम्प्लॉयमेंट रेट आज की डेट में हमारे देश में 4.2% है ना, मतलब ये 2020-2021 का डाटा है। 4.2% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। अब इस अनएम्प्लॉयमेंट से बचने का ये तो कोई तरीका नहीं कि 4 साल के लिए आपने किसी को एम्प्लॉय कर दिया, 4 साल के बाद वो इंसान क्या करेगा, ठीक है। तो पहला तो कौन ये है। दूसरा ये कि ये 4 साल के लिए जो आप एम्प्लॉय कर रहे हो उसमें भी आप ट्रेनिंग दोगे। अब ये ट्रेनिंग कितना टाइम की होगी, 6 महीने की, साल भर की, है ना। तो इसमें पुअरली ट्रेन्ड लोग रहेंगे आपकी आर्मी में, पुअरली डिसिप्लिन रहेंगे, क्योंकि इतनी कम एज में डिसिप्लिन आ नहीं पाता। तो एक तो डिसिप्लिन की कमी रहेगी, और इतनी छोटी ट्रेनिंग अगर आप दोगे तो पुअरली ट्रेन्ड लोग रहेंगे आर्मी नेवी में, जो कि हमारी सिक्योरिटी के लिए, हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए एक खतरा हो सकता है। दूसरी चीज है अनएम्प्लॉयमेंट, जो मैंने आपको बताया, अनएम्प्लॉयमेंट से निपटने का ये कोई तरीका नहीं है। तीसरी चीज मोटिवेशन की कमी है, ठीक है। जो लोग यहाँ पे अग्निवीर बनेंगे उनमें एक मोटिवेशन की कमी होगी। क्यों? क्योंकि अभी तक जो आर्मी में रिक्रूटमेंट होता था वो एक लंबे टेन्योर के लिए होता था, ठीक है। पहली चीज यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी होती थी, और दूसरी चीज यहाँ पे पेंशन भी मिलती थी, ठीक है। पेंशन अच्छा अमाउंट मिलता था पेंशन के तौर पे। अब यहाँ पे ये दोनों ही बेनिफिट हटा दिए गए, तो यहाँ पे एक मोटिवेशन नहीं है, ठीक है। मॉनिटरी मोटिवेशन भी कुछ होता है, तो मॉनिटरी मोटिवेशन है नहीं। उसके अलावा लॉयल्टी इश्यूज भी है कि 4 साल के लिए अगर कोई पर्सन यहाँ पे आ रहा है आर्मी में, उसके बाद वो रिटायर हो जाता है, तो क्या गारंटी है कि वो लॉयल रहेगा देश के लिए। हो सकता है कि उसको मेजर चीजें हमारे देश की पता चल जाए, और उसके बाद वो यहाँ पे जब रिटायर हो जाए तो हो सकता है उसको लीक कर दे वो, तो लॉयल्टी इश्यूज भी होंगे इसमें, ठीक है। तो ये हमने देखे इसके प्रोज एंड कॉन्स। नाउ देखो, ऐसी सेम स्कीम्स जो है हम दूसरी कंट्रीज में भी चल रही है, जिसको वॉलंटरी टूर ऑफ ड्यूटी कहते हैं। हमारा जो ये अग्निपथ स्कीम है वो भी वॉलंटरी टूर ऑफ ड्यूटी ही है। अगर आप चाहो तो एक बार चक्कर लगा के आ सकते हो ड्यूटी में 4 साल के लिए, ठीक है। तो आप एज अ आर्म्ड ऑफिसर यहाँ पे 4 साल के लिए वॉलंटरी सर्व कर सकते हो। ओके, तो सेम चीज यूएसए में भी होती है। यूएसए में जो 6 से 9 या फिर 12 महीने तक का भी आप यहाँ पे डिप्लॉयमेंट ले सकते हो आर्मी नेवी में, ठीक है। तो यहाँ पे
6 to 9 मंथ्स या 12 मंथ्स तक का ये टूर रहता है। ओके, उसके अलावा मैंडेटरी टूर ऑफ ड्यूटी भी रहता है कुछ देशों में, यानी कि आपको इतने टाइम तक, कोई स्पेसिफिक टाइम तक कम से कम आर्मी में, नेवी में या एयरफोर्स में सर्व करना ही करना है, इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट योर विल इज और नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कॉन्स्क्रिप्शन कहते हैं, आपकी मर्जी है कि नहीं है, आपको मिलिट्री में सर्व करना ही है। ठीक है, तो कुछ टाइम के लिए होता है, और ये कहाँ पे है, इजराइल में, नॉर्वे में, नॉर्थ कोरिया और स्वीडन, इन सभी एरियाज में ये मैंडेटरी टूर ऑफ ड्यूटी रहता है। ओके, अच्छा, आपके लिए मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन आज के लिए ये है, how will the recently launched Agnipath scheme help armed forces? Elaborate upon the pros and cons of the scheme in comparison with the similar international practices. Now, अगर आपने ये लेक्चर पूरा देखा है, इसके बाद आई रिकमेंड कि आप थोड़ी देर बाद इसको खुद से अटेम्प्ट करना बिना हमारे लेक्चर की मदद लिए। ठीक है, एक बार देख लिया, अब आपको पॉइंट्स पता चल गए कि कैसे करना है, अब आप इसको अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करना, और मुझे शॉर्ट में अपना आंसर, आप चाहो तो टेलीग्राम का हमारा डिस्कशन ग्रुप है, वहां पे भेज सकते हो। मैं कोशिश करूंगी इवेल्युएट करने की, और अगर मैं नहीं भी कर पाई तो पीयर ग्रुप जो है आपका एक दूसरे का, आप एनालाइज इसको कर सकते हो। तो अगर आप लोगों ने हमारा डिस्कशन ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो आप उसको भी टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हो। मयूरी भागवानी यूपीएससी के नाम से आपको ये ग्रुप मिलेगा। ठीक है, मयूरी भागवानी यूपीएससी, तो ये डिस्कशन ग्रुप पे आप अपने आंसर्स भेज सकते हो। आगे बात करते हैं, एक एडिटोरियल आया है सेम इशू को लेकर, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर, तो वेटिंग फॉर जॉब्स, इसका टाइटल ये है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है हमारे देश में डेमोग्राफिक डिविडेंड एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब ये है कि हमारे देश में वर्किंग एज पॉपुलेशन बहुत बड़ी है देन द नॉन वर्किंग एज सेक्शन, यानी कि हमारे देश में जो लोग काम कर सकते हैं 15 to 59 ईयर एज वाले जो लोग हैं वो ज्यादा है देन द अदर ग्रुप्स। ठीक है, 0 to 15 या फिर 59 से ज्यादा वाले जो है उनसे ज्यादा हमारी वर्किंग एज पॉपुलेशन है, तो ये हमारा एक एडवांटेज है। लेकिन क्या हम इसको हार्नेस कर पा रहे? नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारा जो यूथ है आज भी प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट में इन्वॉल्व नहीं है। एक बड़ा सेक्टर जो है हमारे यूथ का अनएम्प्लॉयड है। जो पीएलएफएस का डाटा आया है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो हाईएस्ट रहा है 4 डिकेड्स में। ठीक है, इसके अलावा जो लेटेस्ट पीएलएफएस का जो डाटा आया है वो यहाँ पे बताता है कि 4.2% हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट है अभी भी 2020-2021 के हिसाब से। ओके, तो पीएलएफएस जो है वो यहाँ पे बताता है कि यहाँ पे एक तो देखो अनएम्प्लॉयमेंट तो है ही, ठीक है, 4.2% अनएम्प्लॉयमेंट तो है ही। दूसरी चीज ये कि जो एम्प्लॉयमेंट, जो लोग एम्प्लॉयड हैं उनको भी ये देखने को मिला कि उनका जो एम्प्लॉयमेंट है वो कम प्रोडक्टिव, लेस प्रोडक्टिव की तरफ बढ़ गया है। ठीक है, यानी कि जो पहले सैलरीड एम्प्लॉयज हुआ करते थे, जैसे मान लो कोई मैन्युफैक्चरिंग में, आईटी में, इस तरह के सेक्टर्स में हुआ करता था, अब उसको यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में या फार्म रिलेटेड सेक्टर में जाना पड़ रहा है फॉर द एम्प्लॉयमेंट। तो ऐसा नहीं कि ये लोग एम्प्लॉयड नहीं है, एम्प्लॉयड है लेकिन लेस प्रोडक्टिव सेक्टर्स में अब ये एम्प्लॉयड है। ठीक है, उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है एजुकेटेड लोगों में भी काफी ज्यादा है। ठीक है, एजुकेटेड लोगों में ये काफी ज्यादा है, और यहाँ पे अभी भी जो पीएलएफएस डाटा बोलता है कि ये डिक्लाइन हुआ है, तो ये जो डिक्लाइन है बहुत मार्जिनल है। ओके, वेज रेट जो है ये भी अभी तक बहुत कम है। ठीक है, काफी कम है। जो सैलरी जॉब है या सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल है उनका अगर देखो तो प्री पेंडेमिक लेवल से देखोगे तो आज भी इनके वेज रेट काफी कम है। हमारे जो मोदी जी हैं उन्होंने बोला है कि वो 10 लाख लोगों को नेक्स्ट 18 महीने में गवर्नमेंट जॉब्स देने वाले हैं। ठीक है, ये एक सही डायरेक्शन, सही राइट डायरेक्शन में एक स्टेप है, लेकिन यहाँ पे ये भी चीज हमको समझ में आनी चाहिए कि अभी जो कंट्री है काफी ज्यादा इस चीज से गुजर रही है कि हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड को हम हार्नेस ही नहीं कर पा रहे। तो इसको हार्नेस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमने इसको हार्नेस नहीं किया, एक तो हम अपने एडवांटेज को खो रहे हैं, दूसरा हमारा इकोनॉमिक लॉस होने वाला है, तीसरा हो सकता है कि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है ये डिविडेंड ना रहकर हमारे लिए एक बर्डन बन जाए, क्योंकि अगर हम इनको हार्नेस नहीं कर पाए तो हमारे देश में क्राइम्स भी तो बढ़ेंगे, ये सब चीजें भी तो होंगी। तो इसीलिए हमको यहाँ पे सबसे पहली कोशिश ये करनी चाहिए कि हम एम्प्लॉयमेंट वाले इश्यूज को यहाँ पे सुधारें, एम्प्लॉयमेंट वाले इशू को एड्रेस करें। ओके, आगे बात करते हैं। इंडिया बेटर प्लेस्ड टू अवॉइड रिस्क ऑफ स्टैगफ्लेशन, आरबीआई ऑफिशियल्स। तो आरबीआई के ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं कि जहां यूएस जैसी कंट्रीज जो हैं जहां पे स्टैगफ्लेशन जैसी एक सिचुएशन देखने को मिल रही है, वहां पे इंडिया अभी भी सुरक्षित है स्टैगफ्लेशन से। इंडिया में अभी भी ऐसी कोई रिस्क है नहीं स्टैगफ्लेशन जैसी। ठीक है, तो इसको पहले देखते हैं कि स्टैगफ्लेशन क्या होता है। देखो, स्टैगफ्लेशन का जैसे अगर आप स्टैगफ्लेशन वर्ड देखोगे तो 2 वर्ड से बना है, स्टैग्नेंट और इन्फ्लेशन। स्टैग्नेंट का मतलब क्या होता है? स्टैग्नेंट मतलब कोई ग्रोथ नहीं हो रही है। ठीक है, यानी कि जीडीपी जो है हमारी डिक्लाइन हो रही है। ठीक है, और दूसरी चीज है इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो यानी कि जीडीपी डिक्लाइन कर रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है।
इसके साथ दो और फैक्टर्स है, जीडीपी डिक्लाइन कर रही है, साथ में अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है, और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, डिमांड कम हो रही है, डिमांड कम हो रही है, लेकिन फिर भी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। इस तरह की जो एक अजीब सी सिचुएशन होती है जिसमें जीडीपी कम हो रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, डिमांड कम, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा, ये सारी जो सिचुएशन है उसमें स्टैगफ्लेशन, इसको हम स्टैगफ्लेशन कहते हैं, यानी कि स्टैग्नेंसी भी और इन्फ्लेशन भी है, ठीक है। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे साइमल्टेनियस इंक्रीज होता है इन प्राइजेस एंड स्टैग्नेशन ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, अब ऐसा क्यों होता है? देखो, जब मान लो कि जीडीपी अगर कम हो रही है, ठीक है, जीडीपी कम है, तो सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट क्या करते हैं, इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने की कोशिश करते हैं, इकोनॉमी में पैसा डालने की, लिक्विडिटी डालने की कोशिश करते हैं। ओके, और यहाँ पे पब्लिक स्पेंडिंग को ये बढ़ा देते हैं, इंटरेस्ट रेट को कम कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, डिमांड क्रिएट होती है, क्योंकि क्या होता है, मार्केट में पैसा गया, लिक्विडिटी बढ़ी, डिमांड क्रिएट हुई, डिमांड क्रिएट हुई, सबके हाथ में पैसा है, सब लोग यहाँ पे चीजों की डिमांड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ क्योंकि सभी लोग डिमांड कर रहे हैं, तो इसीलिए जो चीजें हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, उनके प्राइसेस बढ़ जाते हैं और इन्फ्लेशन आ जाता है, ठीक है। अब इन्फ्लेशन ऑलरेडी हाई चल रहा है, ऐसे में यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि एक तो इन्फ्लेशन हाई चल रहा है और ग्रोथ को भी हमको बढ़ाना है, तो यहाँ पे जीडीपी को भी हमको बढ़ाना है, जीडीपी लो चल रही है, ऐसी सिचुएशन को मैनेज कर पाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लो ग्रोथ और हाई इन्फ्लेशन का एक ट्रैप सा हो जाता है, इसको कहते हैं स्टैगफ्लेशन। और अभी के टाइम पे यूएस जैसी कंट्रीज जो है वो स्टैगफ्लेशन से गुजर रही हैं। ना इंडिया जो है वो इससे बची हुई है। क्यों बची हुई है? देखो, इंडिया में जो ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस की अगर हम बात करें, ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी है कि कमोडिटी प्राइसेस बढ़ रहे हैं, मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। ऐसे में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और ग्रोथ कम हो रही है, ठीक है। अब यही चीज जो है स्टैगफ्लेशन है। यहाँ पे जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो यहाँ पे टाइटनिंग, मॉनेटरी टाइटनिंग की तरफ लगे हुए हैं। हमने इसको डिस्कस किया था कि यहाँ पे फेडरल बैंक किस तरह से मॉनेटरी टाइटनिंग कर रहा है। अब ऐसे में जो मार्केट इकोनॉमीज है, जो इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज है, वो यहाँ पे ग्लोबल ट्रेड स्लो डाउन देख रही हैं, कैपिटल आउटफ्लोज देख रही हैं, यहाँ पे इन्फ्लेशन हो रहा है, ये सब चीजें हो रही है, इसके कारण सप्लाई चेन में भी प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लॉकडाउन के रिलैक्सेशन के बाद जो इंडस्ट्रियल हब्स हैं वो फिर भी ठीक ठाक काम कर रहे हैं, और इसीलिए इंडिया अभी बचा हुआ है। तो इंडिया के ऊपर अभी उतना रिस्क नहीं है स्टैगफ्लेशन का जितना बाकी कंट्रीज के ऊपर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो अभी फिर भी रिकवर करने की स्थिति में है। ओके, तो ये है पूरा। इसके और रीजंस क्या हैं? देखो, एक तो जीडीपी जो है प्री पेंडेमिक लेवल्स को क्रॉस कर चुकी है, जीडीपी हमारी फिर से उठना शुरू हो रही है। दूसरी चीज, हमारे देश में डोमेस्टिक एक्टिविटीज अगेन यहाँ पे वापस रिकवर हो रही हैं, ठीक है। तो डोमेस्टिक एक्टिविटीज रिकवर हो रही हैं। जो हमारा इसके अलावा इन्फ्लेशन है वो भी थोड़ा बहुत कंट्रोल अब हम कर पा रहे हैं। तो ये जो सब कुछ हो रहा है, दिस इज बिकॉज ऑफ द रिकवरी दैट वी हैव डन आफ्टर कोविड। ओके, तो ये था हमारा एक आर्टिकल। आगे बात करते हैं वार्म स्लीपलेस नाइट्स इन कॉन्क्रीट जंगल। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि दिल्ली में क्या हो रहा है कि यहाँ पे बारिश तो हो नहीं रही, मानसून अभी तक आया नहीं है, टेम्परेचर अभी तक 35 डिग्री से ऊपर बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, हीट स्ट्रोक्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हीट स्ट्रोक्स ज्यादा हो रहे हैं, कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दीज हीट स्ट्रोक्स, और इन सबका कारण बताया जा रहा है अर्बन हीट आइलैंड्स को, ठीक है। तो अर्बन हीट आइलैंड क्या है ये समझते हैं हम। देखो, यहाँ पे देखो, ये अर्बन हीट आइलैंड के बारे में बताया हुआ है। ये क्या होते हैं, एक ऐसे पॉकेट्स होते हैं सिटी के अंदर, ये ऐसे पॉकेट्स जो ज्यादा वार्म है देन द सराउंडिंग रूरल एरियाज, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ ग्रीन कवर ड्यू टू कॉन्क्रीटाइजेशन, इंक्रीज यूज ऑफ कूलिंग इक्विपमेंट एंड व्हीकुलर पॉल्यूशन। तो देखो, इसको आसान भाषा में समझाती हूँ मैं, इसका मतलब क्या है। ये देखो, यहाँ पे आप देख रहे हो, ये है हमारी सिटी, ठीक है, ये है हमारी सिटी, जिसको हम बोल सकते हैं दिल्ली का जो सिटी वाला एरिया, इंडस्ट्रियल वाला रीजन है वो है। यहाँ पे कमर्शियल अर्बन रेसिडेंशियल एरिया है, फिर यहाँ पे सब अर्बन रेसिडेंशियल है, और फिर यहाँ पे रूरल एरिया है, ठीक है। यहाँ पे भी रूरल एरिया आएगा। तो आप देख पा रहे हो, ये है टेम्परेचर का ग्राफ। यहाँ पे रूरल एरिया में टेम्परेचर है 29.4 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे देखो जहाँ इंडस्ट्रीज है वहां पे ये टेम्परेचर है 32.8 डिग्री सेल्सियस। लगभग पूरा 1.5 से 2 डिग्री का फर्क यहाँ पे पड़ रहा है ना। तो यहाँ पे देखो, इतना टेम्परेचर का फर्क कैसे पड़ा। ये जो पैकेट है, ये वाला इतना जो पैकेट है, यहाँ पे ज्यादा टेम्परेचर फील होता है, ज्यादा हीट फील होती है। ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन भी मैं समझाती हूँ। इसका रीजन ये है कि देखो, ये वाला जो रीजन है, ये है इंडस्ट्रीज वाला रीजन, जहाँ पे ज्यादा टेम्परेचर हमको फील होता है, ज्यादा हीट फील होती है, और ये है रूरल एरिया जहाँ पे कम हीट फील होती है, ठीक है सेम, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे यूजुअली ये जो हीट फील होती है वो क्यों होती है, क्योंकि सन से जो हमारे पास रेज आती है वो कितनी रिफ्लेक्ट बैक करती है, उसके बेसिस पे हीट
जनरेट होती है। अब देखो ये जो इंडस्ट्रीज है, यहाँ पे सन की जो वेव्स आ रही हैं, ये जो सन की वेव्स है ये इसमें एब्जॉर्ब हो जाती है बिकॉज ऑफ द कॉन्क्रिटाइजेशन, बिकॉज ऑफ द कूलिंग इफेक्ट। ठीक है, ये कॉन्क्रिटाइजेशन वगैरह के कारण ज्यादा सन की जो रेज है वो उसको एब्जॉर्ब करता है, रिफ्लेक्ट बैक नहीं कर पाता। एक तो ये कारण है हीट बढ़ने का। दूसरा यहाँ पे कूलिंग नहीं हो पाती क्योंकि प्रॉपर यहाँ पे इवेपोरेशन ही नहीं हो रहा है। ठीक है, प्रॉपर इवेपोरेशन नहीं हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे कूलिंग नहीं हो पाती है। तीसरी चीज, यहाँ पे ग्राउंड स्टोरेज जो है वो कम है। रेनफॉल के कारण ग्राउंड स्टोरेज नहीं हो रहा है क्योंकि जो रोड्स हैं आपने बनाए हैं, कॉन्क्रीट के रोड बनाए, उसमें से वाटर कैसे सीपेज करके नीचे जाएगा, तो यहाँ पे ग्राउंड स्टोरेज ही नहीं हो रहा रेनफॉल का। इसीलिए ये वाला जो रीजन है बहुत ज्यादा तपता है, बहुत ज्यादा यहाँ पे आपको हीट फील होती है। ये है रूरल एरिया, जहाँ पे देखो यहाँ पे भी सन से ये वेव्स आ रही हैं, हीट वेव्स आ रही हैं, लेकिन ये जो है रिफ्लेक्ट बैक कर देता है इन हीट वेव्स को। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे एब्जॉर्ब तो कुछ नहीं हो रहा। दूसरी चीज, यहाँ पे ज्यादा वेजिटेशन कवर है, इसीलिए यहाँ पे कूलिंग ज्यादा होती है क्योंकि इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन यहाँ से ज्यादा हो पा रहा है। और इसके अलावा यहाँ पे कोई कॉन्क्रीट के रोड्स वगैरह नहीं है, इसलिए स्टोरेज जो है रेनफॉल का वो भी ज्यादा होता है अंडर द ग्राउंड। और इन्हीं सब कारणों से यहाँ पे हीट जो है कम फील होती है, हीट वेव्स जो है वो आपको कम फील होती है ना। यही चीज यहाँ पे भी एक्सप्लेन हुई है इस आर्टिकल में कि इन ये सब कारण है जिसके कारण ये हीट वेव्स जैसा जो हीट स्ट्रोक्स वाले जो इवेंट्स हो रहे हैं, अर्बन हीट आइलैंड वाले जो इवेंट्स हो रहे हैं, वो दिल्ली के एकदम सेंटर में हो रहे हैं। अब देखो यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो हाउसेस हैं इन एरियाज में, ठीक है, ये हाउसेस एक तरह का हीट ट्रैप बन जाते हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा हीटेड हो जाते हैं ये दिन में, और रात तक भी ये कूल डाउन नहीं हो पाते, जिसके कारण जो घर में रहने वाले लोग हैं उनका हार्ट जो है वो तेजी से पंप करने लगता है क्योंकि उनको डिहाइड्रेशन जैसा फील होने लगता है। और यहाँ पे जब जिन लोगों का हार्ट ऑलरेडी कमजोर है उनको यहाँ पे फिर कार्डियक फेलियर जैसी सिचुएशंस भी फेस करनी पड़ती है। ओके, तो ये था पूरा हमारा आर्टिकल रिगार्डिंग अर्बन हीट आइलैंड। आगे बात करते हैं हम द रीजन बिहाइंड क्रैशिंग क्रिप्टो मार्केट। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि बिटकॉइन और जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज हैं ऑल टाइम लोएस्ट पे चल रही हैं अभी। ठीक है, ऑल टाइम लोएस्ट। एक समय था लास्ट नवंबर में जब $69,000 तक का पीक गया था इनका, बिटकॉइन का। ठीक है, आज की डेट में $22,000 पे अटक गई है ये। तो क्रिप्टो करेंसीज ने बहुत ज्यादा ड्रॉप देखा है अभी के टाइम पे। ठीक है, ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे $1 ट्रिलियन का ड्रॉप देखा गया है। $1 ट्रिलियन जो कि बहुत बड़ा होता है। ठीक है, लास्ट जनवरी से। ओके, और ये जो क्रैश है इसमें ऐसा देखा जा रहा है कि ये शायद ही रिवर्स हो पाएगा। कोई गारंटी नहीं है कि ये वापस से उतना उठ पाए या नहीं उठ पाए। तो कुछ लोगों का कहना है कि ये तो वैसे भी हम कह रहे थे कि क्रिप्टो करेंसी जो है, क्रिप्टो मार्केट जो है, ये एक बबल की तरह है और ये बबल अब फूट चुका है, इसीलिए ये इस तरह से स्लो डाउन की तरफ, इस तरह से ड्रॉप की तरफ चला गया है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखो, इसका कोई एग्जैक्ट रीजन तो नहीं पता, लेकिन एक रीजन इसका ये हो सकता है कि हमारा सेंसेक्स भी आप देख रहे हो बहुत ज्यादा ड्रॉप कर रहा है। सेंसेक्स क्यों ड्रॉप कर रहा है? क्योंकि हमारे देश में से फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो नीचे जा रही है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो कम हो रही है। क्यों कम हो रही है ये मैंने आपको समझाया था। जो फेडरल रिजर्व है यूएसए का, उसने अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा लिए हैं और उसके इंटरेस्ट रेट बढ़ा लेने के कारण जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इंडिया में या बाकी दूसरी कंट्रीज में इन्वेस्ट किया हुआ था, वो वहां से पैसा निकाल के यूएसए में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसी के कारण फेडरल रिजर्व जो इन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी अपनाई है टाइटनिंग वाली, उसके कारण सेंसेक्स भी गिर रहा है, स्टॉक्स भी गिर रहे हैं, स्टॉक्स के प्राइसेस गिर रहे हैं, और इसी के साथ अलाइन होकर क्रिप्टो करेंसीज के जो रेट्स हैं वो भी गिर रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि जो सेंट्रल बैंक है उसने लिक्विडिटी यहाँ से विड्रॉ कर ली है। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि लिक्विडिटी हमारे देश में उतनी है नहीं, इनफैक्ट ग्लोबली भी आप देखोगे तो उतनी लिक्विडिटी मार्केट्स में नहीं है, और इसके कारण लोगों के हाथ में पैसा नहीं है। पैसा नहीं है तो वो किस तरह से इन असेट्स को चेज करेंगे? तो यहाँ पे अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप ये क्रिप्टो करेंसी खरीदने थोड़ी जाओगे। तो ये एक कारण है। तीसरा कारण ये बबल वाला है कि जो लोग कह रहे थे कि यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी बेसिकली एक बबल है। जब यहाँ पे लोगों को रियलाइज होगा कि इसके पीछे कोई इंट्रिंसिक वैल्यू है ही नहीं, तो लोग इसमें से पैसा एकदम निकालेंगे और ये बबल फट जाएगा, यानी कि पूरी क्रिप्टो करेंसी मार्केट जो है बहुत बड़ा ड्रॉप देखेगा। ओके, नाउ देखो इसमें क्या हुआ है। यहाँ पे एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो क्रिप्टो करेंसीज है इसको हम नॉर्मल मनी की तरह यूज नहीं कर सकते। ठीक है, इसको आप नॉर्मल मनी की तरह यूज नहीं कर सकते। पहली चीज तो ये कि इसके पीछे कोई फिजिकल बैकिंग नहीं है, कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। दूसरा, इसको जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो भी अपनाते नहीं है। सेंट्रल बैंक्स की तरफ से इनके लिए एक्सेप्टेंस बहुत कम है। ओके, तो यहाँ पे कुल मिलाकर जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो एक बड़ा इशू है।
अब गवर्नमेंट किस तरह से देखती है क्रिप्टो करेंसी को, तो कई सारी गवर्नमेंट्स हैं जो यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज को डिस्करेज ही करती है। जैसे चाइना और रशिया ने तो कंप्लीटली बैन लगा के रखा है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। इंडिया है, इंडिया ने बहुत हैवी टैक्स लगा के रखे। इसी बार के बजट में 30% टैक्सेस की बात की गई थी क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। आरबीआई ने भी कंटिन्यूसली ये बोला है कि हमको बैन कर देना चाहिए क्रिप्टो करेंसीज को। तो सेंट्रल बैंक जितने भी कंट्रीज के हैं वो यही चाहते हैं, ये सारे सेंट्रल बैंक्स यही चाहते हैं कि जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज हैं, प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज, ये बैन हो जाए या फिर इनको डिस्करेज किया जाए। क्यों? क्योंकि देखो जो क्रिप्टो करेंसीज है इनके पीछे कोई भी सेंट्रल बैकिंग नहीं है, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। ये अपने हिसाब से, मार्केट के हिसाब से चलती है ना। तो इसके पीछे कोई कंट्रोलिंग अथॉरिटी ही नहीं रहेगी, तो किस तरह से इनको यहाँ पे रेगुलेट किया जाएगा? तो सेंट्रल बैंक्स को यही डर है कि यहाँ पे कोई कंट्रोलिंग अथॉरिटी ही नहीं है क्रिप्टो करेंसी की, तो हम इकोनॉमी की मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल करेंगे अगर हम क्रिप्टो करेंसी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे? तो इसीलिए सारी सेंट्रल बैंक यही चाहती है कि क्रिप्टो करेंसी यहाँ पे इकोनॉमी में कम से कम ही आए। ओके, आगे बात करते हैं। तो देखो क्वेश्चन ये है कि क्या क्रिप्टो करेंसी फिर से राइज होंगी या नहीं होंगी? तो देखो यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है कि वापस से राइज होंगी या नहीं होंगी। हमेशा क्रिप्टो करेंसी जो है एक्सट्रीम प्राइस स्विंग्स देखती हैं। यहाँ तो एकदम बहुत तेजी पे चली जाएंगी या फिर एकदम बहुत स्लो चली जाएंगी, ठीक है। लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी या क्रिप्टो मार्केट के एनालिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि ये क्रिप्टो करेंसी खरीदने का बेस्ट टाइम है। क्यों बेस्ट टाइम है? क्योंकि इस टाइम पे क्रिप्टो करेंसी सबसे सस्ती है, सबसे चीप है। लोग क्या करते हैं यूजुअली इस टाइम पे क्रिप्टो करेंसी को बेच देते हैं पैनिक में आके कि कहीं इससे भी लो चली गई तो। लेकिन ये टाइम जो है सबसे ज्यादा सही टाइम है खरीदने का, ऐसा क्रिप्टो एनालिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप खरीद लो जाके, लेकिन हमको एनालाइज करना है आर्टिकल को, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो क्रिप्टो करेंसी को यहाँ पे आप यहाँ पे जो एनालिस्ट है वो कहते हैं कि ये सही समय है, आप क्रिप्टो करेंसी को कलेक्ट कर सकते हो, खरीद सकते हो, और जब ये एक्सट्रीम हाई पे जाएगी तो आप इसको बेच सकते हो। तो ये कहना है क्रिप्टो एनालिस्ट का, ठीक है। अब दूसरी चीज ये कि यहाँ पे अगर क्रिप्टो करेंसी रिकवर हो भी जाती है फिर भी वो अपने गेन्स को ज्यादा टाइम तक होल्ड नहीं कर पाएगी। इस तरह की एक्सट्रीमिटीज आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि अल्टीमेटली क्रिप्टो करेंसी के पीछे कोई भी इंट्रिंसिक बैकिंग नहीं है। और क्योंकि इंट्रिंसिक बैकिंग नहीं है इसीलिए लंबे समय तक ये अपने वैल्यू को होल्ड करके नहीं रख सकती। इससे आप देखो, अब बहुत सारे क्रिप्टो एनालिस्ट जो है वो इसको कंपेयर करते हैं गोल्ड से, ठीक है, सिल्वर से, कि इनका भी सेम है। हम इसको आरबीआई के जो अचानक से इनकी मॉनेटरी पॉलिसी बदलती है उससे बचने के लिए हम अपने गोल्ड को, सिल्वर को यूज करते हैं। जब भी हमारी इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी आती है तो हम गोल्ड को, सिल्वर को यूज करते हैं, वैसे ही हम क्रिप्टो करेंसी को यूज कर सकते हैं, ऐसा क्रिप्टो एनालिस्ट कहते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। एटलीस्ट गोल्ड और सिल्वर के पीछे कोई बैकिंग है, इसको आप एज अ मनी फिर भी यूज कर सकते हो, इसके पीछे एक इंट्रिंसिक वैल्यू है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के पीछे तो ये भी नहीं है। इसीलिए कोई क्रिप्टो करेंसी का कोई रिकॉर्ड नहीं कर सकते आप कि यहाँ पे ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। ये एक्सट्रीमिटीज हमेशा इसमें बनी ही रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये था पूरा आर्टिकल। आई होप आपको समझ आया होगा। और हमारे स्टार ऑफ द डे, इनके नाम सभी के यहाँ पे हैं, ठीक है। जिन लोगों ने कल के सारे आंसर्स दिए थे उन सभी के नाम यहाँ पे हैं। आप सभी ने सही आंसर्स दिए हैं एंड अ वेरी बिग कांग्रेचुलेशंस टू यू ऑल दैट यू आर कंटिन्यूअसली वर्किंग ओवर योर गोल। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट करना अपने आंसर्स को, शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दैट वाज ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ वेरी गुड डे।